हर एनिमी स्टोरी नफरत से शुरू नहीं होती, कुछ दोस्ती से भी होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जहां कभी दोस्ती था, ऑयल सप्लाई, सिक्योरिटी डील्स, टेक डील्स और एक दूसरे पर ट्रस्ट हुआ करता था, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के सामने दुश्मन बन खड़े हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवी और आप देख रहे हैं नवी टॉक्स। आज का एपिसोड है इजराइल और ईरान के बारे में, एक कहानी जो दोस्ती से शुरू हुई पर दुश्मनी तक आ पहुंची। लेकिन जियोपॉलिटिक्स को समझने से पहले जरूरी है वहां के ज्योग्राफी को समझना, क्योंकि हर पॉलिटिकल डिसीजन के पीछे होता है उसके लोकेशन का इम्पैक्ट। इजराइल एक छोटा सा कंट्री मेडिटेरेनियन सी के किनारे, विच इज सराउंडेड बाय पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। और दूसरी तरफ है ईरान, एक बड़ा माउंटेनियस कंट्री पर्शियन गल्फ की उस तरफ, जिसके बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से। इनके बीच डिस्टेंस तो ज्यादा है पर टेंशन बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे एक इनविजिबल वायर जो दोनों देशों के फ्यूचर को जोड़ता हो। और इस वायर के दोनों एंड्स को समझने के लिए हमें इनके पास्ट को समझना होगा। तो चलिए वहां से शुरू करते हैं जहां सब कुछ ठीक था, 1970s के ईरान से। एक टाइम था जब ईरान और इजराइल क्लोज पार्टनर्स थे। 1970s में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के टाइम पर ऑयल, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के डील्स होते थे, लेकिन ईरान के लोग शाह से नाराज थे। उन्हें लगता था कि वो सिर्फ एलिट्स के लिए काम करते हैं, ज्यादा वेस्टर्न बन चुके हैं और अपने कल्चर को भूल रहे हैं। जनता का गुस्सा बढ़ता गया और 1979 में अयतुल्ला खोमेनी के लीडरशिप में आई इस्लामिक रेवोल्यूशन। शाह देश छोड़कर चले गए और ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक, जहां इजराइल दोस्ती से सीधा दुश्मन बन गया। ईरान के नए लीडर्स जैसे अयतुल्ला खोमेनी ने इजराइल को लिटिल सातान तक कह दिया। एक रेवोल्यूशन ने ईरान की पॉलिटिक्स तो बदली ही, लेकिन साथ ही साथ पूरी मिडिल ईस्ट की कहानी भी बदल दी। इस नए ईरान के साथ नए कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हुए, जो ना सिर्फ खुलेआम बल्कि छिपकर लड़े गए थे। 1990s के दौर से लेकर 2000s तक एक ऐसी शैडो वॉर चली जहां मिसाइल्स के बजाय स्पाइस, साइबर अटैक्स और प्रॉक्सीज ने फ्रंट संभाला। मोसाद ने मल्टीपल ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट किया। 2010 में स्टक्सनेट वायरस ने नातांज प्लांट को भी डैमेज कर दिया। ये जंग हेडलाइंस में कम थी, पर उसका असर हर कोने में महसूस हुआ। पर हर हिडन कॉन्फ्लिक्ट कभी ना कभी तो ओपन स्टेज पर आता ही है। जून 2025 इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। 200 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक हुई। नातांज, तबरीज, तेहरान सारे टारगेट हुए। IRGC के टॉप जनरल्स जैसे सलामी, बघेरी, हजीजादे सारे मार दिए गए। ईरान ने इसका जवाब दिया 300+ मिसाइल्स और ड्रोन से। यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू ईरान के बंकर्स पर हेवी बॉम्बिंग की। ईरान ने बेयरशेवा के एक हॉस्पिटल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से भी अटैक किया। और आज ये कहानी सिर्फ मिसाइल्स तक नहीं रहा, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर भी हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, जब ईरान ने ब्लॉक करने की वार्निंग दी तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 10 to 14% तक शूट अप हुए। एक तरफ यूएस और यूके ने इजराइल को सपोर्ट किया और दूसरी तरफ रशिया और चाइना ने ईरान का साइड लिया। जैसे कहते हैं ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, ना ही कोई परमानेंट एनिमी। अगर होते हैं तो केवल अपने परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। जैसे 26/11 के टाइम्स पर जब पूरी दुनिया ने अजमल कसाब को टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, इजराइल ने भी सिंपैथी दिखाई, लेकिन ऑफिशियली उसे टेररिस्ट लेबल नहीं दिया था। और इसीलिए आज जब इजराइल खुद वॉर जोन में है, इंडिया भी खुद को एक डिप्लोमेटिक पोजीशन में रखता है। ना तो खुलकर इजराइल को सपोर्ट करता है, ना ईरान से रिश्ता तोड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया में स्मार्ट डिप्लोमेसी का मतलब है हर कदम पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और अब सवाल आता है कि इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ईरान का स्टेबल रहना। जब चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर CPEC बनाया तो इंडिया ने भी अपना जवाब दिया। ईरान का चाबहार पोर्ट, ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक काउंटर है। CPEC और चाइना के एक्सपेंशन को बैलेंस करने के लिए
ऑयल और गैस जैसे एनर्जी रिसोर्सेज लाने का एक सिक्योर और एक रिलायबल रूट, ग्लोबल ट्रेड में इंडिया के लिए नए मार्केट एक्सेस और फास्ट डिलीवरी का गेटवे, इंडिया का सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक शॉर्टकट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का एक हिस्सा भी है। ईरान से मिलता है चीपर ऑयल और इजराइल से मिलती है डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया को न्यूट्रल रहना होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट। एनर्जी सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी और ग्लोबल रिस्पेक्ट सबको एक साथ बैलेंस करना होगा। और ये वही सोच है जो भारत दुनिया को सिखाता आया है। वसुधैव कुटुंबकम। हर अटैक के पीछे कोई सच छिपा होता है और हर साइलेंस के पीछे एक चॉइस। ये था नवी टॉक्स। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, पीस कीपर, पार प्लेयर या पाथ फाइंडर। मैं हूं नवी और आप देख रहे हैं नवी टॉक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचो, समझो और बदलो।